नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज आज हमारे पास एक बहुत ही कह सकते हैं एक पहेली है। एक तरफ है एसिटिक एसिड, मतलब सिरका, सीधा साधा केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। जी। और दूसरी तरफ है ये दस्तावेज, और ये कहता है कि ये ढीली थुलथुली मांसपेशियों वाले पीले दुबले पतले लोगों की दवा है। बिल्कुल, और ये पहेली बहुत दिलचस्प है। तो आज हमारा मिशन यही है, ये पता लगाना कि एक साधारण से केमिकल और एक इंसान के मतलब पूरे व्यक्तित्व के बीच ये अजीबोगरीब पुल कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। इसमें कुछ बातें तो इतनी हैरान करने वाली हैं कि यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और ये सवाल ही मतलब इस पूरी चर्चा की नींव है। ये स्रोत एसिटिक एसिड को एक केमिकल की तरह नहीं देखता, उसे किरदार की तरह पेश करता है। और किसी भी किरदार की तरह उसकी अपनी पसंद नापसंद है, दोस्त दुश्मन है, खास आदतें हैं। अच्छा, तो ये चर्चा इसी किरदार को समझने के बारे में है। तो फिर चलिए सीधे इसी किरदार से मिलते हैं। स्रोत की पहली ही लाइन, जैसे मैंने कहा, किसी केमिकल के बारे में है ही नहीं। वो एक इंसान की तस्वीर बनाती है। लिखा है ढीली थुलथुली मांसपेशियों वाले पीले दुबले पतले व्यक्ति। ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है। हाँ, किसी केमिकल का ताल्लुक किसी खास तरह के दिखने वाले इंसान से कैसे हो सकता है। देखिए, ये सोचने का एक बहुत पुराना तरीका है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन या कह लीजिए शारीरिक बनावट से इलाज को जोड़ना कहते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इसके पीछे का विचार ये है कि कुछ दवाएं उन लोगों पर ज्यादा असर करती हैं जिनकी एक खास तरह की शारीरिक संरचना होती है या प्रवृत्ति होती है। मतलब ये सबके लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ एसिटिक एसिड का आदर्श मरीज वो है जिसका चेहरा पीला हो, मोम जैसा, और शरीर में ताकत की कमी दिखे। ये एक दवा सब पर चले वाले विचार के बिल्कुल उलट है। यहाँ इलाज इंसान के हिसाब से तय हो रहा है, बीमारी के हिसाब से नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह का फिल्टर हो गया कि ये दवा किसके लिए है। सही। अब अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो जो सबसे पहला और गंभीर लक्षण बताया गया है वो है ब्लीडिंग। हाँ, रक्तस्राव। और कमाल की बात यह है कि ये कोई मामूली ब्लीडिंग नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये शरीर में कहीं से भी हो सकती है जहां नमी वाली झिल्ली हो। मतलब हर म्यूकस आउटलेट से। हाँ, नाक, गला, फेफड़े, पेट, हर जगह से। हाँ, ये तो बहुत व्यापक है। और इसकी यही व्यापकता इसे एक मुख्य लक्षण बनाती है। ये सिर्फ मतलब अंदरूनी बीमारियों से होने वाली ब्लीडिंग नहीं है। अच्छा। स्रोत ये भी कहता है कि ये किसी चोट के बाद नाक से बहने वाले खून, ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस के लिए भी है। ओ। मतलब शरीर चाहे अंदर से कमजोर हो या बाहर से चोट लगी हो, अगर खून बहने की एक प्रवृत्ति है तो ये एक लक्षण माना जाएगा। और ये कमजोरी वाली बात सिर्फ ब्लीडिंग तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने देखा कि दस्तावेज में बच्चों की गंभीर बीमारियों का भी जिक्र है, जैसे बच्चों का क्षय रोग, मेरास्मस। हाँ, मेरास्मस, जिसमें शरीर सूखता चला जाता है। ये तो सीधे सीधे उसी दुबले पतले कमजोर व्यक्ति वाली तस्वीर से जुड़ता है जिससे हमने बात शुरू की थी। आप सही कह रहे हैं। और ये कमजोरी वाला धागा हमें एक और दिलचस्प लक्षण की तरफ ले जाता है। कौन सा? अत्यधिक थकावट या ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। दिलचस्प इसलिए क्योंकि यह आम दिन भर की थकान नहीं है। स्रोत इसे 3 खास वजहों से जोड़ता है। 3 वजह क्या है वो? पहला, किसी बड़ी चोट के बाद होने वाली थकावट। दूसरा, किसी सर्जरी के शॉक के बाद। और तीसरा, एनेस्थीसिया। बिल्कुल, एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा का असर खत्म होने के बाद होने वाली जबरदस्त कमजोरी। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ बहुत अजीब लगा। प्यास वाली बात? हाँ, एक तरफ तो ये दस्तावेज कह रहा है कि मरीज को कभी ना बुझने वाली जलन वाली प्यास लगती है। अतृप्त प्यास। हाँ, खासकर जलोदर या डायबिटीज जैसी बीमारियों में। और कुछ ही लाइनों के बाद लिखा है कि बुखार में बिल्कुल प्यास नहीं लगती। सही। ये तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये विरोधाभासी तो इस पूरी सोच के दिल में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? ये दिखाता है कि इस सिस्टम में कोई भी लक्षण अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। सब कुछ संदर्भ पर निर्भर करता है। अच्छा। एसिटिक एसिड का असर एक जैसा नहीं है। यह शरीर की स्थिति के साथ बदल जाता है। अगर शरीर में पानी की कमी है, जैसे दस्त में, तो जबरदस्त प्यास है। और अगर बुखार है? लेकिन अगर शरीर में संक्रमण से बुखार है तो प्यास गायब है। ये दिखाता है कि दवा शरीर के साथ एक तरह का संवाद कर रही है, उस पर सिर्फ हुक्म नहीं चला रही। वाह, मतलब लक्षण का होना या ना होना दोनों ही कहानी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। ये कमजोरी और थकावट वाली बात सिर्फ मांसपेशियों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं,
असर पाचन और सांस लेने की प्रक्रिया पर भी बताया गया है। हाँ, पाचन से जुड़ी परेशानियां भी उसी पैटर्न पर है, जैसे गर्भावस्था के दौरान खट्टी डकारें और उल्टी, या फिर दिन रात मुंह में बहुत ज्यादा पानी आना, जिसे प्रोफ्यूज सैलिवेशन कहते हैं। और सांस की नली में? सांस की नली में ये एक खास तरह के खांसी का जिक्र करता है, जिसे ट्रू क्रूप कहते हैं। ट्रू क्रूप? और इसकी सबसे बड़ी पहचान है सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज, हिसिंग रेस्पिरेशन। ऐसा लगता है मानो हवा किसी पतली सी जगह से जबरदस्ती गुजर रही हो। मुझे एक मिनट रुकना होगा। क्या इसमें वाकई ये लिखा है कि डिफ्थीरिया जैसी गंभीर बीमारी के लिए सेब के सिरके की भाप लेने की सलाह दी गई है? हाँ, लिखा है। ये तो किसी दादी माँ के नुस्खे जैसा लग रहा है। बिल्कुल, और यही बात इन पुराने ग्रंथों को दिलचस्प बनाती है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सेब के सिरके की भाप का उपयोग क्रूप और डिप्थेरिया में सफलतापूर्वक किया गया है। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे उस दौर में घरेलू नुस्खों और पारंपरिक ज्ञान को भी औपचारिक औषधीय ज्ञान का हिस्सा माना जाता था। ये एक बहुत ही व्यावहारिक जानकारी है। वाकई। अब कुछ और अजीबोगरीब लक्षणों पर आते हैं। इनमें से एक सोने की आदत से जुड़ा है, और ये शायद सबसे अजीब बात है जो मैंने स्रोत में पढ़ी। कि पीठ के बल सो नहीं सकता। हाँ, लिखा है कि ऐसा व्यक्ति पीठ के बल सो ही नहीं सकता। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत आगे जोड़ता है कि उसे पेट के बल लेटने से आराम मिलता है। पेट के बल लेटने से? हाँ, रेस्ट्स बेटर लाइंग ऑन बेली। अब सोचिए ये कितनी बारीक जानकारी है। सिर्फ ये नहीं कि नींद नहीं आ रही, बल्कि ये भी कि शरीर किस पोजीशन में आराम महसूस कर रहा है। बिल्कुल, किस में नहीं कर रहा है। ये सब उस किरदार की तस्वीर को और साफ करने में मदद करता है। मतलब अगर आपका कोई दोस्त हमेशा पेट के बल सोता हो तो उसे ये दस्तावेज भेज देना चाहिए। कह सकते हैं। खैर, मजाक अपनी जगह, लेकिन ये वाकई हैरान करने वाला है कि कितनी बारीक बातों पर ध्यान दिया गया है। जैसे बुखार के लक्षण। सिर्फ ये नहीं कि बुखार है, बल्कि ये भी कि त्वचा सूखी और गर्म है, और बाएं गाल पर एक लाल धब्बा है। हेक्टिक फीवर। सिर्फ बाएं गाल पर, दाएं पर नहीं। ये विशिष्टता ही इस पद्धति की कुंजी है। बाएं गाल पर लाल धब्बा या रात में पसीने से तर हो जाना, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स। हाँ, ये सिर्फ लक्षण नहीं है, ये उस स्थिति के हस्ताक्षर या कह लें फिंगरप्रिंट की तरह है। माना ये जाता है कि ये अनोखे संकेत सीधे सही दवा की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, तो हमने इस किरदार की शारीरिक बनावट समझ ली, उसकी बड़ी बड़ी कमजोरियां और कुछ बहुत ही अनोखी आदतें भी। जी। पर अब सवाल यह है कि ये किरदार बाकी दुनिया के साथ कैसे बर्ताव करता है। अच्छा। कि इसके कुछ दोस्त हैं या दुश्मन? अच्छा सवाल है। मतलब ये दूसरे पदार्थों के साथ कैसे संपर्क करता है? सबसे पहले ये किन चीजों का एंटीडोट यानी काट है? स्रोत इसकी एक साफ लिस्ट देता है। ये बेहोशी की दवा की भाप, एनेस्थेटिक वेपर्स। हाँ, और कोयले या गैस के धुएं के बुरे असर को कम करता है। इसके अलावा ये ओपियम और स्ट्रोमोनियम जैसे नशीले पौधों के असर को भी काटता है। और एक और बात थी सेब के सिरके के बारे में। हाँ, एक अलग से दिलचस्प बात बताई गई है कि सेब का सिरका कार्बोलिक एसिड का एंटीडोट है। तो ये एक तरह का सफाई कर्मी भी है। तो ये तो हुई दुश्मनों की बात जिनसे ये लड़ता है, लेकिन क्या ये किसी के साथ मिलकर भी काम करता है? मतलब दोस्त? हाँ, इसके दोस्त कौन है? क्या कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनके बाद ये बेहतर असर दिखाता है? हाँ, ये टीम में भी काम करना जानता है। स्रोत 2 उदाहरण देता है। क्या है वो? पहला, ब्लीडिंग के मामलों में सिनकोना के बाद ये अच्छा काम करता है। सिनकोना वही है जिससे कुनैन बनती है। अच्छा, सिंचोना। और दूसरा, जलोधर यानी शरीर में पानी भरने की स्थिति में डिजिटालिस के बाद। डिजिटालिस दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत जानी मानी दवा है। तो ये दिखाता है कि इलाज को एक क्रम में देखा जाता था। बिल्कुल, एक के बाद एक। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जी। दस्तावेज ये भी बताता है कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि ये उनके लक्षणों को और बिगाड़ सकता है। हाँ, और ये समझना भी उतना ही जरूरी है। सूची में कुछ बहुत जानी मानी औषधियों का जिक्र है, जैसे चोट के लिए इस्तेमाल होने वाली आर्निका, हाँ, या जहरीले पौधे से बनने वाली बेलाडोना, और सांप के जहर से बनने वाली लैकेसिस। स्रोत कहता है कि एसिटिक एसिड इन सब के लक्षणों को और बिगाड़ सकता है। एक खास चेतावनी भी है बेलाडोना वाले सरदर्द की। हाँ, कि यह बेलाडोना से होने वाले सरदर्द को असहनीय बना सकता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ दवाओं की लिस्ट नहीं है, ये उनके आपसी रिश्तों का एक जटिल जाल है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम एक सीधे साधे केमिकल CH3COOH से शुरू हुए थे। हाँ। और अब हमारे सामने एक पूरा किरदार खड़ा है, एक दुबला पतला पीला सा इंसान जिसे ब्लीडिंग की समस्या है,
जो कभी बेतहाशा प्यासा होता है तो कभी बुखार में पानी को हाथ भी नहीं लगाता। और जो पीठ के बल सो नहीं सकता। बिल्कुल, ये तो किसी कहानी के पात्र जैसा लगता है, किसी केमिकल जैसा नहीं। सही कहा। और ये हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी कि ये सब कैसे जुड़ा है। हाँ, कि कैसे एक साधारण रसायन के साथ मानवीय लक्षणों, बीमारियों और व्यवहार का इतना विस्तृत और जटिल खाका जोड़ा जा सकता है। ये हमें दिखाता है कि ज्ञान को व्यवस्थित करने का सिर्फ एक वैज्ञानिक या केमिकल तरीका ही नहीं है। एक और तरीका भी है जो किरदारों, कहानियों और संबंधों पर आधारित है। और यही हम आज की बातचीत खत्म करते हुए अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जी, इस बारे में सोचिए, किसी पदार्थ को समझने का ये तरीका उसके व्यक्तित्व के माध्यम से हमारे आज के वैज्ञानिक नजरिए से कितना अलग है, जहां हम सिर्फ उसके रासायनिक गुणों और आणविक संरचना पर ध्यान देते हैं। और ये हमें जानकारी को देखने और समझने के अलग अलग तरीकों के बारे में क्या सिखाता है।